नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। क्या महाराष्ट्र में मंदिर और कश्मीर मुद्दे पर चुनाव जीतेगी बीजेपी? सवाल इसलिए क्योंकि नासिक में आयोजित महाजनादेश यात्रा के समापन रैली में पीएम मोदी ने इन दोनों मुद्दों को जमकर उछाला। कुछ बयान बहादुर लोग, कुछ बड़बोले लोग अनाप शनाप बयानबाजी राम मंदिर लेकर के शुरू कर दी है। हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। ये बातें उन लोगों के लिए नसीहत है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही अपने मन मुताबिक फैसले पर पहुंचने की जल्दी है। 18 सितंबर 2019 एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए डेडलाइन तय की, तो दूसरी तरफ कयासों का बाजार गर्म हो गया। बयानों की बाढ़ आ गई। चाहे धर्मगुरु हों या फिर सियासतदान, सब अपनी अपनी ढोल पीटने लगे। अब जो है निर्णायक स्थिति आ रही है। अब जो है इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए। अब कोई इसमें जो है टांग न अड़ाने पाए। अब रामलला का टेंटवास खत्म होना चाहिए। आत्मविश्वास होता है, वहाँ संशय नहीं होता। आत्मविश्वास है और सारे सबूत हैं, खुदाई से निकला कि हाँ ये मंदिर था। कोई माई का लाल है जो वहाँ मंदिर के अलावा और कुछ बना सकता हूँ? आप मुझे बताइए, क्या रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ मंदिर के अलावा कुछ और बन सकता है क्या? सबको मंदिर बनाने की जल्दी है, लेकिन जल्दबाजी में वो भूल गए कि ये मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा है। चाहे हिंदू हो या फिर अल्पसंख्यक, सबकी अपनी अपनी आस्था है। इसलिए पीएम मोदी ने राम मंदिर मसले पर बयान दे रहे नेताओं को नसीहत दी है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सब पक्ष अपनी बात रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो, तब मैं हैरान हूं ये बयान बहादुर कहां से टपक गए हैं। यकीनन आखिर फैसला सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश कायदे और कानून से ही चल सकता है। इसलिए पीएम मोदी ने तमाम बयान बहादुरों को कानून के सबसे बड़े मंदिर का सम्मान करने की सीख दी। देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है। मंदिर का मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए एक तरफ प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अनाप शनाप बोलने वालों को ताकीद की है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर लताड़ा भी। मैं हैरान हूं कि विपक्ष के हमारे साथी इसमें भी राजनीतिक स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। दरअसल यूएनएचआरसी में कश्मीर मुद्दे पर हमला बोलते हुए पाकिस्तान ने भारतीय नेताओं के बयानों का हवाला दिया था। पीएम मोदी ने उसकी वजह से ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्र हित में ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव का मौसम है, ऐसे में भला जब विपक्ष को पाकिस्तान पसंद आने लगे तो फिर हमला तो होगा ही। पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर प्रहार करने में जरा भी देर नहीं की। जब कुछ वोट के लिए गलत बयानी करने लगे तब बहुत दुख होता है। शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है। पीएम मोदी ने एक तरफ मंदिर मुद्दे पर बड़बोले लोगों की बोलती बंद की, तो वहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। ऐसे में फिर वही सवाल की क्या मंदिर और कश्मीर मुद्दे से मिशन महाराष्ट्र को फतह करेगी बीजेपी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
पीएम मोदी अपने अमेरिका दौरे पर आतंकवाद पर बात करेंगे, साथ ही धारा 370 पर किसी से कोई बात नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि वो यूएन से पूरी दुनिया के सामने मोदी विजन पेश करेंगे। अपने अमेरिकी दौरे में पीएम मोदी जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, तब वो दुनिया को प्रभावित करने वाले कई अहम मुद्दों पर बात भी करेंगे। साथ ही उन मुद्दों पर अपना विजन भी पेश करेंगे। हालांकि इस बीच वो आतंकवाद का मुद्दा भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री इस बार जब यूएन जा रहे हैं तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज की इश्यूज हैं, और भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल इश्यूज हैं। उसमें से एक मुद्दा ज़रूर आतंकवाद का है, लेकिन इस पे फोकस नहीं रहेगा। फोकस रहेगा कि भारत का इस अंतर्राष्ट्रीय एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा क्या किरदार हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, और प्राइम मिनिस्टर इस मामले में अपना विजन प्रस्तुत करेंगे। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर जानकारी देने आए विदेश सचिव ने यह भी साफ किया कि इस दौरान धारा 370 पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है। आर्टिकल 370 का मुद्दा तो एक इंटरनल इशू है, तो इस पे बात यूएन में चर्चा नहीं होगी और हम चर्चा नहीं करेंगे। बता दें कि ऐसा दूसरी बार होगा कि पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 2014 में यूएन महासभा को संबोधित किया था। आइए अब पीएम मोदी के दौरे के बारे में भी जान लीजिए। पीएम मोदी 21 सितंबर से 27 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 25 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। हालांकि उससे पहले 22 सितंबर को टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा भारतीयों के आने की उम्मीद है और इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे। हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो इस कार्यक्रम में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं जो भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूती देंगे। दरअसल बीते कुछ समय से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर विवाद चल रहा है। अमेरिका ने भारत को तरजीही देश का दर्जा भी खत्म कर दिया है और भारत ने भी अमेरिका के कई प्रोडक्ट पर उत्पाद शुल्क लगा दिए हैं। अब पीएम मोदी और ट्रंप के एक मंच पर आने और ट्रंप के बड़े ऐलान के संकेत से उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी तलखी में थोड़ी नरमी आएगी, साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एक बार फिर से प्रशांत किशोर सक्रिय हैं। जेडीयू पीके को 2020 विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देने जा रही है। अलग थलग पड़े प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देकर जेडीयू ने कई संभावनाएं पैदा कर दी। नीतीश कुमार पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच इस कदम के क्या मायने हैं? पीके करेंगे जेडीयू का बेड़ा पार। दो 2020 चुनाव से पहले फ्रेम में पीके। पार्टी के लिए रणनीति की जिम्मेवार। नए समीकरण के लगाए जा रहे कयास। अपनी रणनीतियों को लेकर फेमस प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में। वजह है पार्टी की नई जिम्मेदारी। मोदी लहर के बावजूद 2015 में नीतीश की ताजपोशी में पीके की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हालांकि बाद में जेडीयू की अंदरूनी राजनीति की वजह से पीके फ्रेम से बाहर हो गए, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो 2020 चुनाव के लिए पीके जेडीयू की रणनीति बनाई। प्रशांत किशोर जी बहुत से मौके पर दिखाई पड़े हैं, तो इसलिए कोई अजनबी सवाल नहीं है कि प्रशांत कुमार जी। हम दिल्ली में भी गए थे तो प्रशांत किशोर से भेंट हुई थी, तो इसमें तो कुछ नहीं है। तो 2020 के रोल में रहेंगे ना प्रशांत किशोर? देखिए, सवाल है कि अभी रोल में पूरी पार्टी खड़ी रहेगी और पूरी पार्टी से तो अभी प्रशांत किशोर अलग नहीं है। पीके को कमान सौंपे जाने के कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। आरजेडी की माने तो नीतीश पर बीजेपी नेताओं के हमले की वजह से जेडीयू ने ये फैसला किया है। इधर कांग्रेस को नए समीकरण की उम्मीद दिखने लगी है। जेडीयू को लगने लगा है कि बीजेपी अब कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है।
हमको लगता भी है जो अगला चुनाव हम लोग राष्ट्रपति शासन में ही लड़ेंगे। अब इनको लगने लगा है जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है तो प्रशांत किशोर जी को फिर कमबैक करा रहे हैं। तो अगर आपके पास अच्छी रणनीति बनाने की क्षमता है तो स्वाभाविक है आपके ताल्लुकात विभिन्न पार्टियों के नेताओं से भी होगा। तो परिस्थिति अगर ऐसी उत्पन्न होगी तो उनके संबंधों का लाभ जेडीयू उठाना चाहेगी। तो इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि 2020 का विधानसभा चुनाव में आपको नए समीकरण निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस के नए समीकरण की बात पर जेडीयू विरोध तो नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कहती है कि जनता की मांग के अनुसार गठबंधन बनते हैं। जनता राजनेताओं और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाती है कि उसे कैसा गठबंधन चाहिए, कैसा नेतृत्व चाहिए। विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का समय शेष है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा फिलहाल बताना मुश्किल है, लेकिन शतरंज की बिसात पर सभी पार्टियां अपनी गोटी सेट करने में लगी है। रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। कभी लालू के संकट मोचक रहे नेता आज आरजेडी में हाशिए पर हैं। लालू के ज्यादातर फैसलों में इन्हीं नेताओं की सलाह होती थी, लेकिन समय बदल चुका है। लालू जेल में बंद हैं, पार्टी तेजस्वी चला रहे हैं और सलाहकार भी बदल चुके हैं। राजद में अब लालू की नहीं, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव की चलती है। पार्टी के सर्वे सर्वा भले लालू यादव हों, लेकिन चारा घोटाले के कानूनी फांस में पड़ने के बाद पार्टी की गतिविधि तेजस्वी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन क्या तेजस्वी राज में लालू के नवरत्नों की अनदेखी हो रही है? कल तक जो लालू के लिए कवच थे और पार्टी की रणनीति बनाया करते थे, क्या तेजस्वी को आज उनकी जरूरत नहीं? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी के भीतर हर की राय अब अलग हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि शिवानंद तिवारी अपमान सह के वहां बैठे रहेंगे? हमारा जो स्वभाव है, हम लालू यादव का, नीतीश कुमार का तो सहबे नहीं किए, तो तेजस्वी का हम सह लेंगे। सीनियर लोगों की इज्जत करता है, उसको मालूम है कि हाँ भाई मैंने हमारा स्थान क्या है। कल की घड़ी नहीं रहती, सावधान पदया पैसे से होना है गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुख से आ नहीं। ये धारा है हम लोग। राजद के बड़े नेताओं के बयान बताने के लिए काफी हैं कि पार्टी में तेजस्वी के सामने उनकी कितनी चल पा रही है। वैसे यदि लालू के खास सिपहसालारों या कहें कि नवरत्नों की बात करें तो फिर चाहे रघुवंश प्रसाद हों, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, कांति सिंह, जयप्रकाश नारायण यादव, अली अशरफ फातमी या फिर स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के बेटे हों, आज की स्थिति में हालात उलट चुके हैं। जो नेता कभी लालू के संकट काल में संकट मोचक की भूमिका में रहा करते थे, आज तेजस्वी राज में ये हाशिए पर। ये नवरत्न सारे दरकिनार धीरे धीरे कर दिए गए। अब देखिए शिवानंद तिवारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो ये लोग तमाम लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बट जितने भी हैं सब सिंबॉलिक हैं। कोई इन लोगों में शक्ति विहीन है। पार्टी के ये बड़े नेता भले ही अपने दर्द को खुलकर ना कहें, लेकिन विरोधी इसी बहाने तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं और राजद की सहयोगी कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। इरोगेंट होने के बाद अब इन लोग कितना दिन पालकी ढोएगा तेजस्वी यादव का, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में आने वाला दिन में खंड खंड में टूट जाएगा। बड़े नेताओं के अनुभवों का लाभ तो लेना ही चाहिए किसी भी पार्टी को, उससे उस दल को लाभ ही मिलता है। लेकिन चूंकि यह आरजेडी का मामला है तो मुझे लगता है कि आरजेडी का जो लीडरशिप है वो इन चीज़ों पर समय रहते अपना कोई प्रबंध कर लेगा। अब बड़ा सवाल ये कि तेजस्वी की इस अनदेखी के पीछे वजह क्या है? क्या तेजस्वी को अब लालू के नवरत्न बोझ लगने लगे हैं या फिर तेजस्वी नई सोच के साथ युवाओं के दम पर अकेले खुद को स्थापित करने में लगे हैं? वजह जो भी हो, लेकिन ये बात भी सच है, तेजस्वी का खुद पर इतना आत्मविश्वास उन्हें भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकता है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। सीएम रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा जामताड़ा में रही। इस दौरान सीएम ने राज्य के विकास के लिए एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मांगा। वहीं विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला।
सीएम रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। सीएम की यात्रा जिस ओर से गुजर रही है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जामताड़ा के मिहिजाम में यात्रा की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही शिवाला में बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद लिया। सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा मिहिजाम, बांदो, नाला यज्ञ मैदान और कुंड हित से होकर गुजरी। इस दौरान सीएम ने एक बार फिर सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। जिस तरह आपने 5 साल हमें सरकार चलाने में आशीर्वाद दिया, जो प्रेम दिया, मैं आपसे आने वाले विधानसभा चुनाव में यही प्रेम, यही विश्वास, यही आशीर्वाद हमें आप दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी आकांक्षाओं पे मैं खरा उतरूंगा। जन आशीर्वाद यात्रा में निकले सीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सोरेन परिवार पर जहां CNT-SPT एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया, तो वहीं राष्ट्र सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री ने विकास और रोजगार के नाम पर वोट भी मांगे। आने वाले 5 वर्ष के अंदर हर नौजवान को रोजगार देना, हर किसान की आय को दुगुना करना और हमारी महिला शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हालांकि जेएमएम ने सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, संथाल की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को नहीं मिलेगा। जो है उसको भी नहीं बचेगा, हम लोग जीतेंगे। कितनों सेंटर में बारे करना कुछ काम किए सरजमीन पर, सिर्फ कुछ किए कहा जो 24 सितंबर तक सीएम संथाल में ही कैंप करेंगे और इन 6 दिनों में मुख्यमंत्री 581 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 65+ के लक्ष्य को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरी बीजेपी जेएमएम के गढ़ को ध्वस्त कर संथाल फतह की कोशिश में है। देवघर से ऋतुराज के साथ आरपी सिंह, न्यूज 18 जामताड़ा। लगातार चलता रहेगा खबरों का सिलसिला, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।